गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शंकर सिंह, डायरेक्टर प्रवक्ता सोनभद्र। फोर्थ सेमेस्टर के सतत शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय में आज हम लोग पर्सनालिटी का अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी जान रहे हैं कि पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व यह हर व्यक्ति का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को पुराने अर्थों में ढालते हुए नए दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। आज का व्यक्तित्व का परिभाषा पहले की अपेक्षा काफ़ी संशोधित और काफ़ी परिवर्धित हो गया है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा का पर्सनालिटी का रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा की पर्सोना से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ नकाब या मुखौटा का होता है। अर्थात नाटककार, अभिनयकर्ता अपने भूमिका के हिसाब से नकाब अथवा वेशभूषा का उपयोग करते थे। यह एक प्रकार से व्यक्तित्व के बाहरी दिखावे को इंगित करता है, परंतु आज के मनोवैज्ञानिकों के लंबे स्टडी के पश्चात आज सिर्फ बाह्य रूप, रंग, आकार, वाणी, फेशियल एक्सप्रेशन यही व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति के गुणों, ट्रेट्स आदि व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पार्ट माने जा रहे हैं। अब तक व्यक्तित्व की लगभग 4 दर्जन परिभाषाएं दी जा चुकी हैं। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण के पश्चात आल्पोर्ट महोदय ने 1837 ईस्वी में एक सर्वाधिक मान्य परिभाषाएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आल्पोर्ट 1937 के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वह अपनी परिस्थितियों के साथ अपूर्व समायोजन करता है। आइजेंक ने भी व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। आइजेंक 1952 के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का स्थिर एवं टिकाऊ संगठन है, जो व्यक्ति के परिस्थितियों के साथ समायोजन का निर्धारण करता है। इस संबंध में वाल्टर मिस्केल 1981 ने भी परिभाषित किया है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण रूप से एक निश्चित पैटर्न है, जिसमें उन्होंने चिंतन एवं संवेग को शामिल किया और जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में समायोजन करता है। व्यक्तित्व की एक लेटेस्ट परिभाषा भी बिरान 1993 ने दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व को व्यक्तियों के अंदर चिंतनों, संवेगों को महत्वपूर्ण माना है। अब इस तरह से आल्पोर्ट की परिभाषा, आइजेंक की परिभाषा, वाल्टर मिस्केल की परिभाषा और बिरान की परिभाषाओं का हम अगर विश्लेषण करें तो यह देखते हैं, जैसे आल्पोर्ट की परिभाषा में, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये मनोदैहिक गुण क्या होते हैं। सीधा फंडा है, मनोदैहिक गुणों का जो इंटरेक्शन है आपस का, मन और शरीर का जो कार्यात्मक आउटपुट है, उसे ही हम बिहेवियर अर्थात व्यवहार के रूप में समझते हैं।
और वो दिखाई देता है, इसको मापा जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः जिसको मापा जा सकता है उसकी विश्वसनीयता यथार्थ होती है। यहाँ पे गत्यात्मक संगठन का मतलब है कि मन और शरीर के जो इंटरेक्शन हैं, अर्थात जो व्यवहार हैं, वो मूवमेंट में जब तक नहीं होते हैं तब तक व्यक्तित्व का वास्तव में पता नहीं चलता। तो ये मनोदैहिक गुण और गत्यात्मक संगठन अपने आप में काफ़ी व्यक्तित्व के संगठित कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ हम आइजेंग की परिभाषा में देखें तो उन्होंने व्यक्तित्व को चरित्र, चित्त प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चित्त प्रकृति वास्तव में ये टेम्परामेंट है, एक प्रकार की व्यक्ति वास्तव में अंदर से कैसा है, और जो जैसा है वैसा ही रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करता है। एक प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है कि हम ऐसा ही क्यों हैं, हम अच्छे हैं क्यों हैं, हम अच्छे नहीं हैं क्यों हैं, या देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट में लिया जाता है। अब व्यक्तित्व के परिभाषा के पश्चात हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व के विकास का आधार क्या है, हमारा व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। ये व्यक्तित्व विकास में हालांकि कई मनोवैज्ञानिकों ने, आल्पोर्ट ने भी अपनी स्टडी की है, कैटल महोदय ने भी अपनी स्टडी की है, आइजेंक ने भी किया है, और तमाम सोशल डेवलपमेंट पे भी बात की गई है। निश्चित रूप से व्यक्ति के सोशल डेवलपमेंट में उसकी परिस्थितियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। यह उसी तरह से होता है जैसे हम जन्मजात प्रॉपर्टीज, ट्रैट्स और गुणों को समाहित किए हुए जरूर हैं, परंतु उन गुणों का विकास हमें एक निश्चित परिस्थिति या ट्रैक मिलने पर भी होती है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, हम एक आप बरगद या पाकड़ के बीज को देखिए, और एक फल में असंख्य बीज होते हैं। अगर एक बीज को निकाल कर अपने हथेली पर रख कर देखिए, उसका आकार और साइज कितना सूक्ष्म है, लेकिन यह अपने जेनेटिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी से भरपूर है। परंतु अगर उस बीज को उचित परिस्थितियां मिलें तो वह अपना विकास दिखाता है कि उस छोटे से, उस नन्हे से बीज के अंदर कितनी बड़ी आकार छिपी हुई है। परंतु अगर उसे हम किसी पहाड़, धूप या असमयोजित स्थान पर डाल दें तो निश्चित रूप से वह क्या है यह वह कभी लाइफ में दर्शा नहीं पाता है। तो इस हिसाब से जो व्यक्तित्व का विकास है, हालांकि इस संबंध में फ्रायड महोदय को एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने व्यक्तित्व विकास को वास्तव में यौनिक आवश्यकता और संतुष्टि के आधार पर ही देखने का प्रयास किया। उनका कहना था कि व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में कहा कि यौन प्रवृत्ति केवल शारीरिक ही नहीं वरन मनोवैज्ञानिक भी होती है, और यह प्रवृत्ति शारीरिक संतुष्टि के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करती है, और जिससे व्यक्तित्व को समायोजित होने में काफी सहायता प्राप्त होती है। यह प्रवृत्ति सिर्फ वयस्क व्यक्तियों में ही नहीं पाई जाती, बल्कि यह इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था में भी पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह इसका रूप
परिवर्तित होता है। इस तरह से फ्रायड ने अपने मनोयौनिक विकास के सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास का आधार निश्चित रूप से यौनिक आवश्यकताओं, सेक्स यानी काम भावनाओं की इच्छाओं की संतुष्टि पर ही ध्यान देने का प्रयास किया। अगर शैशवावस्था में भी बालक के इन संतुष्टियों को रोका जाए, बाधा पहुंचाई जाए या विकृति पैदा की जाए तो भविष्य में इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूप में सोशल डिसऑर्डर विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फ्रायड का यह भी विचार था कि बालक को जो बनना होता है वह अपने आयु के प्रथम 5 वर्षों में बन चुका होता है। ये बात वास्तव में बहुत जटिल समझ में आती है। अगर हमें कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि बालक को जो बनना होता है अपने आयु के प्रथम 5 वर्षों में बन चुका होता है, तो कितना जटिल काम होगा। लेकिन फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के विकास का जो यौनिक आधार, जो कंसेप्ट दिया, हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी विरोध इसलिए किया कि वह इनकी गहराई को समझ पाने में वास्तव में असफल थे। तो इस तरह से फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास को 5 कैटेगरी में बांटा। उन्होंने अपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व विकास के संबंध में 5 स्टेप का वर्णन किया था। उनका फर्स्ट स्टेप ओरल स्टेज, सेकंड एनल स्टेज, अर्थात फर्स्ट था ओरल का मतलब मुखीय अवस्था, एनल का अर्थ अर्थात गुदीय अवस्था, फाइलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ है जेंटल स्टेज। ओरल स्टेज में फ्रायड ने कहा कि यह लगभग 7 महीने से लेकर 1.5 वर्ष तक की आयु होती है। इस अवस्था में बालक की समस्त काम इच्छाएं, यौन संतुष्टियों का केंद्र ओरल हो जाता है, अर्थात उसको सुख और संतुष्टि की प्राप्ति अपने मुख के द्वारा ही पूरी होती है। ऐसी स्थिति में जैसे चूसना, चाटना, तमाम प्रकार की शैशवावस्था में बालक रिस्पॉन्स करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ओरल स्टेज में 2 स्थितियां आती हैं। एक स्थिति ओरल सकिंग अर्थात चूसने की क्रिया, दूसरा ओरल बीटिंग अर्थात काटने की क्रिया। अगर हम ध्यान दें तो वास्तव में शैशवावस्था में बालक को चूसने से जो यौनिक संतुष्टि या अनुभूति प्राप्त होती है, उसको व्यक्तित्व विकास में आगे चलकर निश्चित रूप से समान तरीके से स्थिरता ही प्रदान करने का काम करती है। यदि इन कार्यों में बाधा पहुंचाई जाए तो निश्चित है कि वो आवश्यकताएं, संतुष्टियां, नीड्स वो डिफ्रेस्ड हो जाती हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि बाद में बालक मिट्टी खाना, टॉफी खाना या तमाम चूसने वाली क्रियाएं करने की कोशिश करता है। दूसरी चीजें हैं, आज आप देख रहे हैं इसका इम्पोर्टेंट जो नीड्स होती है
शैशवावस्था की वह है सकिंग रूप में माता के स्तनपान करना। निश्चित रूप से उन बच्चों का व्यक्तित्व विकास काफी समायोजित माना जा रहा है जो बच्चे स्तनपान पर्याप्त रूप से करते हैं। इससे बालक की मात्र शारीरिक पूर्ति और संतुष्टि ही नहीं होती। राइट के हिसाब से यह निश्चित रूप से मानसिक संतुष्टि और उन्होंने इसे यौनिक संतुष्टि के रूप में ही दर्शाने का प्रयास किया। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे मानने को तैयार नहीं होते, परंतु ध्यान देना होगा, नहीं कहना चाहिए कि बच्चा माँ के एक स्तन को चूसता है और दूसरे स्तन को सहलाता भी है, क्योंकि शारीरिक अगर निष्ठ की ही पूर्ति करता तो दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को सहलाने की उसे जरूरत नहीं आती। लेकिन इस सब में जो यौनिक संतुष्टि है वह एक परिवर्तित रूप में अपनी आयु के हिसाब से उसे बहुत तृप्ति प्राप्त होती है, जो उसके आने वाले फ्यूचर में व्यक्तित्व के समायोजन, स्थिर संतुलन और विकास में काफी सहायक होती है। अगर ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं जो बालक पर्याप्त स्तनपान नहीं कर पाते, साफ जाहिर है ओरल स्टेज में जो ये चूसने की इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति और सपूर्ति व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर इसमें बाधा पहुंचाई जाए तो निश्चित रूप से आगे चलकर व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के मेंटल और सोशल डिसऑर्डर उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप देखते हैं बच्चे द्वारा अंगूठा पीना। बच्चे अंगूठा क्यों पीते हैं? साफ जाहिर है कि उससे फिजिकल नीड्स की पूर्ति नहीं होती, कहीं न कहीं उन्हें एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है। और चलते हैं ओरल स्टेज में एक कंसेप्ट दिया उन्होंने, ओरल बीटिंग। इस अवस्था में भी आप समझ सकते हैं, सभी ने अनुभूति किया है कि बालक कभी कभी स्तनपान करते हुए माँ के स्तन को दांत से काट भी लेता है। ऐसी अवस्था वो ऐसा रिस्पांस क्यों करता है? ये बहुत गहराई की चीजें सामने आती हैं। इसको भी करने में बालक को निश्चित रूप से एक प्रकार की यौनिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर इसमें बाधा पहुंचाई जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि स्तनपान के समय जो ही बच्चा स्तन को काटने की कोशिश करता है तो पनिशमेंट मिलता है। माता झिड़क देती है, एकाक थप्पड़ झापड़ लगा देती है। अगर यही क्रिया कई बार रिपीट होती है तो अनकॉन्शियसली बालक 1-2 दिन के लिए स्तनपान करना बंद कर देता है। ये देखिए सब साइकोलॉजिकल है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर इस अवस्था में इस तरह की संतुष्टि नहीं हुई तो निश्चित रूप से आप देखते हैं आगे चलकर बच्चा को जो ही अवसर मिलता है वह कंकड़, पत्थर, मिट्टी तमाम चबाने की कोशिश करता है, दांत से दबाने की कोशिश करता है अथवा उसे कुतरने का काम करता है। ये रिस्पांस सिखाया नहीं जाता। और इस ओरल स्टेज में आप ध्यान दिए होंगे सभी लोग, बालक को कुछ भी शैशवावस्था में अगर थमा दीजिए तो उस वस्तु को कुछ भी हो वह सीधे अपने होठों और मुख की तरफ ही ले जाने का प्रयास करता है। साफ जाहिर है कि इस अवस्था में यौनिक संतुष्टि और जो व्यक्तित्व का विकास का आधार है ये अपने आप में
काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं दूसरी अवस्था है। फ्रायड ने यहाँ भी कहा कि इस स्टेज में जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स बालक के लिए होती हैं, अगर पर्याप्त पूर्ति और सपूर्ति नहीं की गई तो आगे चलकर व्यक्तित्व विकास में निश्चित रूप से विकृति आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और तमाम प्रकार के मेंटल एंड सोशल डिसऑर्डर उत्पन्न होने की भी संभावना बढ़ती है। दूसरा स्टेज उन्होंने एनल स्टेज, यह अवस्था लगभग 2 साल से आगे की हो जाती है। अब यौन संतुष्टि का केंद्र जो ओरल था, मुखीय था, अब वह गुदीय हो जाता है बालक द्वारा। इसमें भी फ्रायड ने 2 कंसेप्ट दिए, ओरल एक्सप्लोसिव एंड ओरल एनल एक्सप्लोसिव एंड एनल रिटेंटिव, अर्थात मल मूत्र का त्याग करना, अर्थात उसे दमित करना। तमाम सामाजिक और पारिवारिक कठिनाइयों की वजह से बच्चा बिस्तर पे तमाम महत्वपूर्ण जगहों पे टट्टी पैखाना की तमाम क्रियाएं कर देता है, जिससे उसे पनिशमेंट भी मिलता है। और ऐसा करने से सब बच्चों को एक यौनिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर इसमें बाधा पहुंचाई जाए तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व विकास में कहीं न कहीं से विकृति आने की संभावनाएं होती हैं। चलते हैं तीसरे स्टेप में, लेटेंसी स्टेज। फ्रायड ने इसको लगभग 5-6 वर्षों से लेकर 10-11 वर्षों तक माना है। इस स्टेज में बालक की जो लिबिडो होती है या फिर साइकिक एनर्जी का नाम ले लीजिए, वह निश्चित रूप से सामाजिक कार्यों की तरफ आकर्षित होती है। और इस स्टेज में बालक नैतिकता, चरित्र, तमाम प्रकार के स्कूली कार्य, स्कूल जाना, अर्थात यौनिक संतुष्टि का जो मॉडिफिकेटिव स्वरूप है वो चेंज हो जाता है और उसका अटेंशन पूरे इस पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों में ही ध्यान देने की कोशिश करता है। अगला स्टेज उन्होंने